थे क्या मैं दहशतगर्द हूँ, हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई। चाचा एक दिन इनको गोली लगी थी, 5 चीरी गोली दूसरे पसंद नहीं गिरा, लाओ गिरा मेरा। अपनी जान को भी खतरा है, उसके बावजूद आप इतनी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लेकिन जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल खैरियत से नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हम लोग अमन की हालत में नहीं हैं। ऐसा फील होता है कि हम लोग एक वार में हैं, जंग में हैं, और मैं नहीं, मेरे साथ हज़ारों लोग। और ऐसी जंग जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम वाइट फ्लैग्स लेके खड़े हैं और दूसरी तरफ से हमें मारा जा रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन टाइम गुजर रहा है। मैं कश्मीर में हूँ। मेरे एक भाई जो कि इंतहाई बीमार थे, वो इस वक्त जेल में हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई एक में है। मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जो मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं किसी भी वक्त, या मेरे साथ हज़ारों लोग किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों से बच के यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबको पता होगा कि मैंने एक लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, माय लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में और इतनी मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ेंगी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा ख़तरे में डालूँगा और मेरे अगेंस्ट इतना कुछ हो जाएगा। आप सबको पता है कि तकरीबन 8 तारीख को मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो आई थी, 8 जून को। उस डेट को मैं निकल कर लास्ट वीडियो पोस्ट करके वापस अपने गांव आ गया था कश्मीर में, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट से पहले ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, और मेरा वहाँ पे आने का मकसद ये था कि लोगों की जानें ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना तो किसी कंट्री के ख़िलाफ़ हैं, ना लॉ के ख़िलाफ़ हैं। मैं अपनी बात करूं, ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़, ना किसी लॉ के ख़िलाफ़, स्पेशली ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ना पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, और ना ही वहाँ के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। भाई साहब, सीन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए था। बेसिक मैंने तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो मैंने वॉइस मैसेज सुना था 8 जून को, बहुत सारी वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही थी कि रावलाकोट के अंदर फोर्सेस ने बहुत सारे लोगों को, नॉर्मल जो सिटीज़न हैं, उनको शहीद कर दिया था, और उनकी डेड बॉडीज़ भी अपने पास रख ली थी, वो नहीं दी थी। बेसिक ये क्यों किया था, 9 जून कश्मीर में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए। और फिर कश्मीर में तमाम तरह के इंटरनेट और सर्विसेज वगैरह बंद कर दी गई थी। आज तकरीबन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कश्मीर में कोई इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल यहाँ के लोगों को एक, जिस तरह कहते हैं ना, महसूर करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। जब मैं कश्मीर आया तो मैं आपके साथ पूरा वो हिस्ट्री शेयर करता हूँ। जब मैं कश्मीर आया 8 जून को रात को हम अपने घर में पहुँचे। 9 जून को हमने मॉर्निंग में, क्योंकि प्रोटेस्ट में जाना था मैंने, प्रोटेस्ट किस लिए थी वो मैं एंड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो प्रोटेस्ट किसके लिए थी और मेरा जाने का क्या मकसद था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिक 9 जून को जब हम आए, तो जैसे ही हम लोग अपने गाँव से निकले, सारे लोग, कि यार सब चीज़ें नॉर्मल, हर बंदे के माइंड में ये था कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जब इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे। जैसे ही हम अपने सिटी में पहुँचे, तो हमारे सिटी में एंट्रेंस पर ही हम पर गोलियां बरसाई गई, हम पर शेल्स फेंके गए, और हमें वहीं पे पता चल चुका था कि अब जो है हम एक जंग में दाखिल हो चुके हैं। खैर, उन्होंने गोलियां मारी, इधर से लोगों के पास कुछ था ही नहीं भाई, मतलब आम आवाम थी, आम पब्लिक थी। ऊपर क्लिप्स भी आप देख रहे होंगे, लोग थे, निहत्ते सादे लोग थे, बीच में बुजुर्ग थे, बूढ़े बूढ़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले, और उधर से वो शेल मार रहे हैं। खैर, करते करते ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो गई तो फोर्सेस वहाँ से पीछे हो गई। फिर वही 9 जून से हमने अपना सफ़र जारी किया, क्योंकि वहाँ से फोर्सेस हट गई अपने सिटी से। तो वहाँ से हमने, हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वो तो रावलाकोट थी, लेकिन वहाँ से क्योंकि सुबह हमें फोर्सेस ने रोके रखा, काफ़ी चीज़ें फेस करने के बाद हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे त्राड़कल, बीच में एक जगह आती है कश्मीर में, वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, एंड नेक्स्ट डे मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर ज़िंदा रहा तो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुँचा दूँ। शायद कि इसके बाद ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है, ज़िंदगी ने साथ दिया तो आप तक बाकी चीज़ें भी पहुँचाऊँगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट डे 10 जून को हम लोग पहुँच गए रावलाकोट। रावलाकोट हम तकरीबन दिन के टाइम पे पहुँचे।
शाम के टाइम पे यहाँ पे मतलब मेन सीन ये था कि हम लोगों ने रावलाकोट में इंटर होना था। अवाम के अंदर जो गुस्सा ये था कि फोर्सेस ने जो बंदे मारे हुए हैं उनकी डेड बॉडीज़ फोर्सेस नहीं दे रही थी, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, आम लोकल जो सिटीज़न थे उनको। अब वहाँ पे क्या था कि लोग इसलिए आए थे कि हम उनकी डेड बॉडीज़ लेंगे, जनाजा पढ़ेंगे और जो अपने बेसिक राइट्स हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएंगे। लेकिन जब हमें पता चला कि रावलाकोट में फोर्सेस जो है वो मशीन गन्स फिट करके बैठी हुई हैं कि जितने भी लोग आएंगे उनको मार दिया जाएगा, फोर्सेस की तरफ से यही था। उस वक़्त यहाँ के जो एक एक्शन कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर्स थे, कोर मेंबर्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार हम लोग आगे नहीं जाते, क्योंकि आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। हम ये करते हैं कि हम एक साइड पे, सिटी से साइड पे प्रोटेस्ट करते हैं और एक धरना देते हैं। वहीं पे इन्होंने धरने का ऐलान कर दिया रावलाकोट ब्रेक में, जहाँ पे अभी भी हम मौजूद हैं। वहीं धरने से ही मैं ये आप तक सारी चीज़ें पहुँचा रहा हूँ एक साइड पे होके। अब वहाँ से क्या होता है कि रात को सब लोगों को गाइड किया जाता है कि यार आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, वैसे डेस्टिनेशन तो मुजफ्फराबाद है रावलाकोट के बाद, लेकिन यहाँ पे रुक जाएं। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन होने जा रहा था। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। उस दिन के बारे में मैं जब बयान करता हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ये हिस्ट्री पता नहीं कैसे उस दिन को लिखेगी। उस दिन में ये होता है कि हम लोग लेट नाइट फ्री होते हैं अपने काम से, और मेरा ये था कि मैं इस सारे सीन को, इंटरनेट तो बंद था लेकिन अल्लाह की ज़ात ने मेरी हेल्प की और मुझे कहीं से एक इंटरनेट मिल गया। वो इंटरनेट जो था वो इनको, गवर्नमेंट को पता नहीं था, उनसे बंद नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो वो इंटरनेट में यूज़ करके मैंने लोगों को लाइव कवरेज देना शुरू कर दिया। मैंने कहा लाइव दिखा देते हैं सारी दुनिया को कि यार पीसफुल लोग हैं, इनको मारा ना जाए। मेरा मेन मकसद जो इस प्रोटेस्ट में आने का था ना, तो मुझे इतने इन बेसिक राइट्स से वास्ता है। मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, अवाम पब्लिक के लिए तो वो लाजमी है, फ़र्ज़ है, मतलब किसी कंट्री में वो चीज़ें लाजमी होती हैं, लेकिन मेरा उन चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था। मेरा आने का मकसद ये था कि लोगों को मारा ना जाए। अब वो रात जब सब कुछ फ्री हुआ, स्टेज क्लोज हुआ और लोगों को कहा गया कि अब आप लोग रेस्ट करें, तो उस रात को हम लोग भी रेस्ट करने के लिए एक जगह पे चले गए। और थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि हम फजर का टाइम था, फजर का हमने वज़ू किया और हम लोग नमाज अदा की जैसे ही, तो फायरिंग स्टार्ट हो गई फोर्सेस की तरफ से। अब जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई तो पहले तो ये फील हो रहा था कि फायरिंग करीब नहीं हो रही, काफ़ी दूर हो रही, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस टाइम पे हमारे कई भाई जो है वो शहीद हो रहे हैं, कई ज़ख्मी हो रहे हैं। पहला दिन जो था उसमें फ़ायरिंग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 20-25 मिनट लगे। हमने फजर की नमाज़ अदा की और हम लोग वहीं पे रेस्ट करने लगे। ऐसा फ़ील हो रहा था कि फ़ायरिंग कहीं दूर हो रही है। जैसे हम रेस्ट करने के लिए गए तो उनसे बहुत ही ज़्यादा फायर होना शुरू हो गया। जहाँ पे मैं रेस्ट कर रहा था वहाँ पे अचानक से जो है ना एक बुलेट आके लगी और बिल्कुल जो मेरा बेड था वहाँ पे आके लगी। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वही बुलेट अगर मेरे सर पे लगती तो इस वक्त तक शायद मेरा नामो निशान ना होता। और वो टाइम ऐसा था, इतना खौफ था, ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मतलब मैं वो बंदा हूँ जिसने कभी पिस्टल को सही करके देखा नहीं होगा या गन को सही करके देखा नहीं होगा, बस ऐसे ही देखे होगे रोड पे जाते हुए, वो किसी पुलिस वाले ने उठाई है या किसी फोर्स वाले ने उठाई हुई है, ऐसे ही देखी होगी। कभी ख़ुद इन चीज़ों को फेस नहीं किया हुआ था और ना ही कभी इतनी फायरिंग और इतनी आवाज़ें सुनी हुई थी। जब वो फायरिंग होना शुरू हुई तो यकीन जाने एक मेंटली डिस्टर्बेंस, एक खौफ, खरास और एक जज्बा भी था कि यार लोगों को ना मारें, प्लीज़ लोगों को ना मारें इस टाइम पे। 20 मिनट के बाद जब वो फायरिंग ख़त्म हुई तो जाहिर सी बात है हम भाग के पहुँचे लोगों के पास। जाकर देखा लोग ज़ख्मी थे, बहुत बुरी हालत थी। कोई इधर पड़ा हुआ था बेचारा, कोई उधर पड़ा हुआ था, क्योंकि शेल्स बहुत ज़्यादा फेंके गए थे। आंसू गैस का वो जो एक होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर फेंके गए थे और बहुत सारे लोग उससे मुतासर हुए थे। अवाम, एक अजीब वहाँ पे मंजर बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि क़यामत आ गई है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला जी कि इस मामले में एक भाई जो है हमारा वो शहीद हो गया, फोर्सेस ने उसको मार दिया। अब जिसको मारा है यार उसके बारे में सोचें, उसकी फैमिली के बारे में सोचें। और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी फिर डेड बॉडी आई, उसका हमने जनाजा अदा किया। ये फर्स्ट डे था, हमने एक भाई को रुखसत कर दिया और बहुत सारे ज़ख्मी थे, उनका तो हिसाब ही नहीं था। एक खौफ खरास और समझ नहीं आ रही थी दिमाग को कि क्या कर रहे हैं ये लोग जो आगे बैठे हैं।
नेक्स्ट डे आता है और वहाँ पर जो है वो जो लोग होते हैं वो ये करते हैं कि वाइट फ्लैग्स जो है वो लगा देते हैं। आई थिंक एक दिन का फिर गैप दिया जाता है। इसी तरह लोग बहुत जोश में होते हैं कि हम लोग जाएंगे, सिटी में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे क्या भाई, आगे उनके पास गन्स हैं और इन लोगों के हाथ में मैक्सिमम कोई स्टिक होगी या डंडे या पत्थर होंगे, तो ये लोग उनके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जितना भी है हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी गवर्नमेंट को दी हुई है। तो गवर्नमेंट हमारे ही पैसों से बुलेट्स खरीद के लाई हुई है हमें मारने के लिए, तो हमारे पास तो कुछ भी डंडे और पत्थरों के सिवा। उस टाइम पे जो एक्शन कमेटी के मेन मेंबर हैं, क्रिएटर जो है इसके, उमर वज़ीर साहब, वो आते हैं, फिर वो कहते हैं लोगों को कि यार चलो इन्होंने मार दिया है। अब इस तरह करते हैं कि वाइट फ्लैग्स लगाते हैं। वाइट फ्लैग्स अमन का निशान होता है, पीस का निशान होता है, जो सफ़ेद परचम होता है। नेक्स्ट डे वहाँ पे सफ़ेद परचम लगा दिए जाते हैं। मुझे डेट्स एग्जैक्ट याद नहीं होंगी, बहरहाल एक दिन का गैप था या 2 दिन का गैप था। फिर फोर्सेस की तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक किया जाता है लोगों के ऊपर। वो जो अटैक था उसमें 1 आवर एंड तकरीबन 30 मिनट्स तक मैं कह सकता हूँ कि फायरिंग चलती रही। वो जो फायरिंग थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी, उसमें इतनी ज़्यादा आंसू गैस लोगों के ऊपर गिराई गई और ये अब तक की सबसे तबाहकुन फायरिंग थी। जैसे ही 1 घंटा 22 मिनट था, ऐसी बात है कोई भी बंदा जब फायर हो रहा है, स्ट्रेट फायर हो रहा है, तो उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। 1 घंटा 22 मिनट की वो फायरिंग लोगों ने फेस की और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने एक खौफनाक और एक नई क़यामत वाला मंजर देखा। हमने तो मेरे अपने इलाके के मेरे पड़ोसी वहाँ पे एक भाई थे, उनका नाम नईम है, वो शहीद हो गए। उससे रिसेंट नाइट वो बंदा इतना नाइस और इतना गरीब सा बंदा, मतलब मैं सफ़ेद पोश बोलूँगा, और अब तो वो हम सबसे ज़्यादा अमीर है मैं ये समझूंगा, क्योंकि वो एक हक के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हुआ। उससे एक रात पहले वो बंदा मुझसे ऐसे मैंने उसको देखा, मैं मतलब जाके उस बंदे से मिला, मैंने उसको हक किया, सलाम दुआ हुई और मुझे ऐसा फील हुआ, वैसे उस बंदे से उस टाइम मिलते हुए ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब वो बंदा मतलब यहाँ पे नहीं था जहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही थी। उस बंदे से मिला हूँ। सुबह जैसे ही हम वापस वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि 3 भाई जो हैं वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। ये जो टाइम था ये हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। हमारे जज्बात थे और इस टाइम पे साथ ही साथ इससे जो रिसेंट नाइट थी उसमें मेरे घर के ऊपर जो है वो फोर्सेस गई हैं, उन्होंने मेरे एक भाई को अरेस्ट कर लिया। हमारे जो वुमेंस थे उनको हरास किया गया और फिर बहुत बुरे हालात फेस किए। वो भाई जो बहुत ज़्यादा बीमार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और नेक्स्ट डे ही मैं ये चीज़ फेस कर रहा था। कितनी ज़्यादा लाशें हम लोग उठा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी थे। मैं ये चीज़ें शायद एक्सप्लेन करना मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फोर्सेस बेसिक चाहती क्या है हमें ये समझ नहीं आई उस टाइम पे, मतलब लोगों को मार क्यों रहे हैं। एक तरफ उन्होंने सफ़ेद परचम लहराए हुए हैं और आप उनके ऊपर आके स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। आपने यार आप एक जान की कीमत सोचें, और इस वक्त तक हमारे 4 बंदे शहीद हो गए, मतलब विद इन फ्यू डेज 4 बंदे मार दिए। ये कोई आम सी बात है, ये कोई कहने में तो ऐसा लगता है कि शायद कि आपको इजी लग रहा हो, लेकिन आप सोचें 4 घर उजड़ गए हैं, 4 घरों में मातम बना है, 4 घरों के हालात, 4 ख़ानदान, 4 फैमिलीज़, वो जो भाई गए हैं उनकी बहनों के ऊपर, उनके भाइयों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो ये सब चीज़ें फेस की और उसके बाद फिर वही वाइट फ्लैग्स लगे रहे। उस दिन बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए। एक बुज़ुर्ग थे, बूढ़े बुज़ुर्ग जो कि बोल भी सही नहीं सकते थे, उनको भी एक फायर आके लगा, बहुत बुरे हालात हुए। अब इन सब चीज़ों को फेस करते हुए भी जो लोग थे उनको यही गाइड किया गया कि हमने फ़ाइट नहीं करनी, हम लोग फ़ाइट करने के लिए नहीं आए। फिर हमने जब नेशनल मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है, बहुत बकवास और गंदे लोग बैठे हुए हैं, ये हमें इनकी समझ नहीं आती। उधर चीज़ें चल रही हैं कि ये टेररिस्ट हैं, इन्होंने अटैक कर दिया फोर्सेस के ऊपर, ये हो गया, वो हो गया, ये लोग तो टेररिस्ट हैं। मुझे बेशुमार लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं। मैं उनको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ और चल रहा है, वहाँ पे शो कुछ और किया जा रहा है। आपको ये बड़े बेगैरत और झूठे लोग बैठे हुए जो आप लोगों को चीज़ें दिखा रहे हैं, उनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, चीज़ों को गलत करके क्यों शो कर रहे हैं। बहरहाल जी वो दिन और आज का दिन हम फिर वहीं उसी धरने में बैठे रहे और बैठे हुए हैं।
बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, किसी भी वक्त फिर बीच में डिफरेंट तरह से अटैक्स किए गए, डिफरेंट तरह से लोगों को अरेस्ट किया गया, डिफरेंट तरह से लोगों को हरास किया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए जो यहाँ पे थे। जैसे अभी मेरे भाई को काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तो उनको जेल में मूव कर दिया है इन्होंने। तो मेरी जो फैमिली है वो भी अपने घर भी नहीं जा सकती, घर जाते हैं तो उन सबको अरेस्ट कर लेंगे। और मेरे तकरीबन कोई अपनी फैमिली के ब्रदर्स जितने भी हैं, हमारे कोई 4 घर हैं, तो वो चारों घर इस वक्त बंद हैं। और हम लोग अपने मतलब हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो घरों को नहीं जा सकती, हमने तो जाना नहीं है। बाकी ये है कि ये सब चीज़ें स्टार्ट क्यों हुई, इसका क्या पर्पज़ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक लेबल जो लगाया गया कि आप लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने काम किया हुआ। मैं कोई एहसान नहीं जितला रहा और मैं शौक़ से करता हूँ ये काम। आप मेरे चैनल पे जाएं, हिस्ट्री उठा के देखें, जितना मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से, जिस तरह मैंने एक्सप्लोर किया है, इस तरह से किसी और यूट्यूबर ने किया होगा। मैंने पाकिस्तान में टूरिज़म को जो है वो ग्रो किया है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टूरिज़म के रिलेटेड बैड होती हैं, बुरी होती हैं, मैंने छुपा के तो फिर भी उस टूरिज़म को प्रमोट किया, उन इलाकों को प्रमोट किया कि यार ये चीज़ जाएगी तो हमारे कंट्री का कहीं नाम बदनाम ना हो जाए, हमारे लोग कहीं बदनाम ना हो जाएं। उन चीज़ों को छुपा के मैंने कई चीज़ें ऐसी जगह पे प्रमोट की। लाइक मतलब जब हम ट्रैवल करते हैं तो कई लोग हमारे साथ मिसबिहेव कर देते हैं, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। हम अच्छा बिहेवियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे लोग इतने नाइस हैं, ये है वो दिखा के लोगों को अपने जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं उनकी तरफ जो है वो उनकी अट्रैक्शन ग्रैब करते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने की हुई हैं, तो हमें कैसे ये कह सकते हैं कि आप टेररिस्ट हैं और आप लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा इस चीज़ का डिसीजन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो करेंगे, ये कभी भी नहीं कर सकते जिन्होंने हमारे ऊपर ये लेबल लगाया हुआ और ये झूठ बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है कि ये सब कुछ स्टार्ट क्यों हुआ। पहली बात तो ये कि मैं ना तो कभी किसी पॉलिटिकल जलसे में गया हूँ, ना कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी कहीं नहीं गया, और ना ही कभी किसी प्रोटेस्ट में आज तक ज़िंदगी में मैं नहीं गया, और ना ही मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। मुझे नारे भी नहीं याद हैं, ये जो लगाते हैं मुझे ये भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। मेरा आने का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों की जानें ज़ाया ना हो, मैं जहाँ तक सेव कर सकता हूँ वो करूँ। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जानें बचाई भी हैं, क्योंकि जब यहाँ से चीज़ें बाहर भेजी हैं मैंने, जब चीज़ें यहाँ से बाहर चली गई तो BBC जैसे बड़े बड़े चैनल्स ने फिर इन जगहों को अप्रोच किया और उन्होंने यहाँ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो मुझे ये लगता है कि इससे काफ़ी ज़िंदगियाँ बची, और ये मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं समझता हूँ ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता था। इसके अलावा ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। बेसिक गवर्नमेंट ने आज से कई टाइम पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था। एक्शन कमेटी पहले भी एक स्ट्राइक की थी, तो गवर्नमेंट ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उसमें कोई 38 चीज़ें थी, वो इन्होंने कहा जी हम विदिन 3 मंथ कर लेंगे। 3 महीने में गवर्नमेंट ने उनमें से एक काम भी नहीं किया, जिसमें बेसिक कुछ राइट्स थे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि कश्मीर में हमारा कोई भी बीमार हो जाता तो हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ टेक्निकल जैसी चीज़ें हैं, मशीन्स वगैरह हो गई, MRI और CT स्कैन और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, उनको बेसिकली कहा गया था कि वो चीज़ें दी जाएँ, तो वो नहीं थी। और इस तरह के बेसिक राइट्स थे काफ़ी सारे। उसमें कुछ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो 12 सीटें थी कुछ असेंबली की, वो भी आ रही थी, क्योंकि वो जो थी वो एक्स्ट्रा थी असेंबली में, उनकी ज़रूरत नहीं थी कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, उनको रिमूवल का था। और इसमें पहले गवर्नमेंट इनके साथ एग्री हो गई, उसने एग्रीमेंट कर लिया कि बस ठीक है जी हम जो है इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। फिर गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट ने ख़त्म नहीं किया। फिर इन्होंने पता नहीं 6 महीने पहले जो है, आई थिंक फरवरी में, या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, इन्होंने कॉल दी कि हम 9 जून तक निकलेंगे, 9 जून तक गवर्नमेंट को टाइम है, गवर्नमेंट बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व कर ले। गवर्नमेंट ने नहीं किया। फिर ये लोग 9 जून को निकलने थे, 5 जून को गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। और वही लोग जिनके साथ गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि मैं ये चीज़ें सॉल्व करके दूंगा, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हीं लोगों को बोल दिया कि ये टेररिस्ट हैं। मतलब पहले ये लोग ठीक थे जब आप इनके साथ टेबल पे बैठे थे, अब ये लोग टेररिस्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आप टेररिस्ट के साथ बैठ के फिर वो कर रहे थे, मुतालबात कर रहे थे, पहले चीज़ें डिसाइड कर रहे थे। कौन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सका आप लोगों को। कोई पता नहीं है हमारी ज़िंदगी का कि कब हम इस दुनिया से चले जाएं।
मतलब आम आदमी का नहीं पता होता, लेकिन हमारे हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। आज सुनते हैं आज ऑपरेशन होने लगा है, कल ऑपरेशन होने लगा है, ये लोग मार देंगे। यहाँ से लोग अभी आगे भी मूव नहीं कर रहे। धरना यहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट दे के बैठे हुए हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे ख़वातीन भी आती हैं। पूरा कश्मीर बंद है, हर जगह पे लॉकडाउन है, कोई शॉप्स नहीं ओपन है, कई ज़रूरत ज़िंदगी की थोड़ी बहुत दुकानें खुली होंगी, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, बैंक्स बंद हैं, मेडिकल वाले लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। जहाँ पे रावलाकोट में हमने धरना दिया हुआ है, यहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है CMH, वहाँ पे लोग जाके चेकअप नहीं करवा सकते, कोई भी नहीं जा सकता CMH में। तो यहाँ के लोग जो बीमार होते हैं उन लोगों को यहाँ से रावलपिंडी या जो करीब एरिया है पलंदरी, वहाँ पे जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है इस वक्त कश्मीर के ऊपर। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें और हमारे आवाज़ बने इस टाइम दुनिया में, लोगों को दिखाएंगे यार ये लोग हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। एक चीज़ जो पॉइंट है कि इंटरनेट बंद करने की क्या जवाब बनती है, इंटरनेट बंद करने का मकसद क्या बनता है। आपने इतने दिनों से पता नहीं 25-30 दिन हो चुके हैं आप लोगों ने इंटरनेट बंद किया हो,